अभी जो हमने देखना है वो सबसे पहली चीज़ है जी ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साकन आला है जो वोल्टेज को हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अप एंड डाउन करता है, बग़ैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए काम करता है और पावर शिफ्टिंग का काम करता है। चार चीज़ें ट्रांसफार्मर के अंदर होती हैं, या चार चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसफार्मर का काम है, जो ट्रांसफार्मर की तारीफ़ है। फ़र्स्ट वन ये है कि वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। वोल्टेज के लिए स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, और ये स्टेप अप और स्टेप डाउन कंज्यूमर की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। दूसरा काम ये करता है कि बग़ैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इसकी कांस्टेंट रहेगी। और आखिरी काम ये करता है पावर शिफ्टिंग। पहला काम स्टेप अप द वोल्टेज, सेकंड वन स्टेप डाउन द वोल्टेज, तीसरा काम बग़ैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए काम, और आखिरी पावर शिफ्टिंग का काम करता है। ये एक सिंपल सी तारीफ़ है, एक ऐसी कि जिसके बाद किसी दूसरी तारीफ़ का कोई सवाल नहीं उठता। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के सारे काम आ जाते हैं। तो आखिर में फिर इसको दोहरा लेते हैं। ये है ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन कि एक ऐसा साकिन आला जो कि वोल्टेज को हमारी मर्ज़ी के मुताबिक स्टेप अप भी करता है, स्टेप डाउन भी करता है, बग़ैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए करता है और पावर शिफ्टिंग का काम करता है जी। दूसरी चीज़ इसमें आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को समझने या लिखने के लिए सबसे आसान फार्मूला है कि ट्रांसफार्मर जो हमारे पास गली मालों में लगे होते हैं, या इसके अलावा जो हम किसी पावर सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, तो उसमें जो कुछ हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीज़ों का नाम लिख दिया जाए, वही सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में आती है। तो सबसे पहले हम जब ट्रांसफार्मर को सामने रखें और ट्रांसफार्मर को देखें तो हमें नज़र आता है उसके अंदर ट्रांसफार्मर का वो जो बाहर वाला शेल होता है, जिसे हम ट्रांसफार्मर टैंक भी कह सकते हैं या ऑयल टैंक भी कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर के ऑयल टैंक को होल्ड करने के लिए, ऑयल को भी होल्ड करने के लिए ये टैंक इस्तेमाल होता है। उसके अलावा उसमें लेमिनेटेड कोर्स होती हैं, लेमिनेटेड कोर्स होती हैं। याद रहे कि ये आयरन मटेरियल की लेमिनेटेड कोर्स होती हैं। इनको लेमिनेशन या पतली पतरियों की सूरत में इसलिए बनाया जाता है कि इनके अंदर एडी करंट को कम से कम या ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेमिनेशन की वजह से एडी करंट बहुत हद तक कम हो जाता है। उसके अलावा इसमें तीसरी चीज़ आती है बकल रिले। बकल रिले गैस ऑपरेटेड रिले है जो कि हमारे ऑयल के टेम्परेचर को हाई होने के बाद ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए ट्रांसफार्मर के सिस्टम को ट्रिप करवाती है और इंडिकेशन के थ्रू कंज्यूमर या ऑपरेटर को एक सिग्नल भी दे देती है। इसके अलावा बकल रिले के अलावा ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग मौजूद होती है। हमारे पास अक्सर ट्रांसफार्मर में दो किस्म की वाइंडिंग होती हैं, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके अलावा पावर ट्रांसफार्मर में उसे एच टी वाइंडिंग और एल टी वाइंडिंग भी कहते हैं। इसके अलावा उसकी वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए उसके अंदर एक ऑयल डाला जाता है। अच्छा, उसके अलावा इसमें जितनी भी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ट्रांसफार्मर में जो हमें नज़र आती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में आती हैं। अब इसके बाद तीसरी चीज़ जो ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पढ़नी है वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर।
टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर की 5 किस्में हम पढ़ेंगे। उनमें से 3 किस्में वीडियो के इस पार्ट में पढ़ी जाएंगी और बाकी 2 किस्में वीडियो के दूसरे पार्ट में पढ़ी जाएंगी। तो पहले पार्ट के अंदर जो ट्रांसफार्मर की 3 किस्में पढ़ी जाएंगी वो हैं ट्रांसफार्मर के काम करने के लिहाज से, और जो वीडियो के दूसरे पार्ट में 2 चीज़ें पढ़ी जाएंगी वो है ट्रांसफार्मर की बनावट के लिहाज से। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू वर्क, यानी काम करने के लिहाज से ट्रांसफार्मर की अक़साम। तो सबसे पहली जो ट्रांसफार्मर की किस्म आती है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरी किस्म आती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एंड थर्ड वन जो किस्म इसकी आती है उसे कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, या इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है 1-to-1 ट्रांसफार्मर। तो मेन 3 किस्में आ गई जो अभी हमने इस वीडियो में कवर करनी है। वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या 1-to-1 ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर वही तरतीब चलेगी। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की तारीफ़, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन और फिर उसके काम करने का तरीका। तो सबसे पहली चीज़ हमने जो इसकी डेफिनेशन देखनी है, डेफिनेशन सेम एज़ इट इज़, बस थोड़ी सी जो है ना इसमें अप डाउन किया जाएगा। ट्रांसफार्मर की एक ऐसी किस्म या एक ऐसा साकिन आला जो कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वोल्टेज को अप करे, बग़ैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए काम करे और पावर शिफ्टिंग का काम करे, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। इसमें 3 काम होंगे। एक तो स्टेप अप द वोल्टेज, दूसरा काम एज इट इज़ वही फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एंड थर्ड वन पावर शिफ्टिंग। राइट, ये 3 काम करने वाला आला स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। कंस्ट्रक्शन में एज इट इज़ वही सारी चीज़ें दोबारा पढ़ी जाएंगी कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर भी वही ट्रांसफार्मर टैंक होता है, लेमिनेटेड कोर्स होती हैं, उसके अलावा बकल्स रिले, वाइंडिंग्स, ऑयल और वही सारी की सारी चीज़ें जो हमने मेन एक ट्रांसफार्मर टॉपिक के अंदर पढ़ी थी, वही सारी चीज़ें स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। याद रहे कि ट्रांसफार्मर कोई भी हो, स्टेप अप हो, स्टेप डाउन हो, 1-to-1 हो, बेरी टाइप हो, शेल टाइप हो, या कोई भी ट्रांसफार्मर हो, उसकी कंस्ट्रक्शन सेम ही होती है, बस फ़र्क होता है तो उसके काम करने का। अब हमने पढ़ना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अभी हमने पढ़ना है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के काम करने का तरीका। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके काम करने का तरीका देखा जाएगा। हमारे पास ट्रांसफार्मर के अंदर 2 वाइंडिंग है, हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। तो एक वाइंडिंग को हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग को हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग।
दो वाइंडिंग हम ड्रा करेंगे। ये है जी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग और ये आ गई हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग। सबसे आसान तरीका है, जो जो चीज़ें हम बनाते जाएंगे उसमें साथ साथ हम नाम देते जाएंगे। ये जो हमारे पास जो आ रही है ये इसे हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और इस साइड पे बनने वाली ये वाइंडिंग हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। राइट। उसके बाद यहाँ प्राइमरी साइड के ऊपर हम वोल्टेज देंगे, सेकेंडरी साइड हमारी आउटपुट देगी, यानी ये साइड हमारी इनपुट होगी, इनपुट साइड और इनपुट वाइंडिंग, and this one is a output side or winding, right? ओके, तो अभी हम इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से इनपुट पावर देते हैं जो कि 50 वोल्ट AC है जी। और यहाँ पर हमारी जो आउटपुट हमें मिल रही है वो है 240 वोल्ट AC। हम जो इसको इनपुट दे रहे हैं वो है 50 हर्ट्ज़ और यहाँ पे हमें जो मिल रही है वो भी है 50 हर्ट्ज़। दूसरा, हम जो इसको इनपुट एम्पेयर दे रहे हैं वो है 4 एम्पेयर। और जो हमें आउटपुट पे करंट मिल रहा है वो है, हम इस ट्रांसफार्मर को जो इनपुट करंट दे रहे हैं वो है 4 एम्पेयर और आउटपुट करंट जो हमें मिल रहा है वो है 0.66 एम्पेयर। इसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, जो हमने एक तारीफ़ पढ़ी थी कि अगर ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी इनपुट वोल्टेज कम हो और आउटपुट वोल्टेज को स्टेप अप कर दे तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। पहला उसूल ये है कि स्टेप अप द वोल्टेज। यहाँ हम देख सकते हैं हमने इस ट्रांसफार्मर को इनपुट वोल्टेज 50 दी है और आउटपुट वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के 240 वोल्ट हैं। तो इनपुट पर आने वाले 50 वोल्ट को आउटपुट पर 240 में कन्वर्ट कर चुका है। ये ट्रांसफार्मर का पहला उसूल या कानून पूरा हो चुका है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। दूसरा कानून या उसूल ये था कि इसने ये सारा काम बग़ैर फ्रीक्वेंसी को तब्दील किए करना है, यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ हम देख सकते हैं इनपुट पर जो हमने इसको फ्रीक्वेंसी दी वो 50 हर्ट्ज़ थी और आउटपुट पर भी हमें जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 50 हर्ट्ज़ है। तीसरी चीज़ जो हमने देखनी थी वो ये है कि ट्रांसफार्मर सारे काम करते हुए पावर शिफ्टिंग का काम करता है। पावर शिफ्टिंग का मतलब ये है कि इनपुट पर आने वाली पावर को आउटपुट पर ट्रांसफ़र कर देता है। इनपुट पर अगर 1000 वाट पावर है और आउटपुट पर 50,000 वोल्ट ही क्यों ना हो, आउटपुट पावर 1000 वाट ही रहेगी। तो वाटेज मालूम करने का या पावर मालूम करने का फार्मूला होता है P = V I × cos phi। तो अभी हम इस फार्मूले में इनपुट पावर की वैल्यूज़ लगाकर वैल्यू मालूम करते हैं कि इनपुट पर पावर कितनी आती है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो हैं 50 वोल्ट। मल्टीप्लाई बाय आई, यानी करंट है इसका 4 एम्पेयर। तो पावर का फार्मूला है V × I × cos phi, तो मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये हमारा पावर फैक्टर है। अभी हम मालूम करते हैं 160 वाट 160 वाट का ये ट्रांसफार्मर है जी, राइट। और आउटपुट पर पावर मालूम करें, ये थी हमारी इनपुट पावर
और अब हम मालूम कर रहे हैं आउटपुट पावर। आउटपुट पर हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं 240 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय आई, हमारे पास करंट है 0.666 और मल्टीप्लाई बाय 0.8 पावर फैक्टर। तो अभी हम मालूम ये करते हैं कि 240 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.66 और मल्टीप्लाई बाय 0.8। ये हमारे पास जो पावर आ रही है वो है तकरीबन 127 वाट। अब चूंकि जो हमारे पास 160 और 127 के दरमियान का कोई 33 वाट का फ़र्क आ रहा है, वो फ़र्क इसलिए आ रहा है कि ये ट्रांसफार्मर हमारे पास नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो उन लॉसेस की वजह से जो आउटपुट पर पावर पहुंचती है वो कुछ ना कुछ कम हो जाती है। अगर आइडियल केस की बात की जाए तो V इंटू आई इज इक्वल टू V हमारे पास 240 वोल्ट मल्टीप्लाई 0.666, ये हमारे पास जवाब आता है 159.99 वाट, जो कि एग्जैक्टली 160 वाट के बराबर है। तो यहाँ हमने इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमने तीनों उसूल प्रूव कर लिए कि हमारा ट्रांसफार्मर अगर इस तरह से है जिसकी इनपुट पावर 160 वाट 50 वोल्ट करंट 50 वोल्ट वोल्टेज और 4 एम्पेयर करंट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो और आउटपुट 240 वोल्ट 0.66 एम्पेयर करंट हो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो और 159 या आइडियल केस में 159 वाट और नॉन आइडियल केस में ओरिजिनल केस जो हमारे पास बनता है उसमें 127 वाट हो और इनपुट पावर 160 वाट हो। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा क्या होगा जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब इस ट्रांसफार्मर को जो असल में समझने वाली बात है वो ये है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट वोल्टेज कम थे, आउटपुट पर ज़्यादा कैसे हो गए। तो याद रहे कि हमारी इनपुट पावर मुतगय्यर मकनातीसी मैदान वाली है, यानी इनपुट पावर जो हमने इस ट्रांसफार्मर को दी है वो है एसी सप्लाई। हमने जो यहाँ पे इस्तेमाल करनी है वो है एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई क्या करती है, अपना सिमत और मिकदार दोनों को तब्दील करती है। तो जब एसी सप्लाई आप इस ट्रांसफार्मर की इनपुट पर देंगे तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर मुतगय्यर मकनातीसी मैदान पैदा होगा। मुतगय्यर मकनातीसी मैदान का मतलब है कि वो मकनातीसी मैदान कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा, कभी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, कभी अपनी डाउन पोजीशन पे होगा। तो याद रहे जब ये ट्रांसफार्मर के अंदर दी जाने वाली इनपुट एसी पावर जो कि मुतगय्यर मकनातीसी मैदान की हामिल है, वो मुतगय्यर मकनातीसी मैदान इस कॉइल के साथ फैलेगा और सिकुड़ेगा। उसके करीब पड़ी हुई दूसरी वाइंडिंग जो कि उसके बहुत ही करीब मौजूद है उसके साथ जब लिंक करेगा, टकराएगा, तो फेराडे फर्स्ट लॉ के तहत यहाँ पे फेराडे लॉ लगेगा। फेराडे फर्स्ट लॉ के तहत जब किसी कंडक्टर के साथ मकनातीसी मैदान टकराता है या कोई भी कंडक्टर जब मकनातीसी मैदान के दरमियान पड़ा होता है, उस वक्त कंडक्टर मूव कर रहा हो या मकनातीसी मैदान मूव कर रहा हो, तो दोनों सूरतों में कंडक्टर के अंदर वोल्टेज जनरेट होते हैं जी। दोनों सूरतों में कंडक्टर के अंदर ही वोल्टेज पैदा होंगे। तो यहाँ देखें, अगर इनपुट पावर जो हमने इनपुट वाली वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग को हमने दी थी, तो
तो उसके अंदर बनने वाला मुतग़य्यर मकनातीसी मैदान या फैलने या सिकुड़ने वाला मकनातीसी मैदान जब सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ टकराता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज जनरेट होते हैं। एक और बात याद रहे कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट हुए हैं ज़्यादा, ये इसलिए ज़्यादा हुए हैं कि वोल्टेज के जनरेट होने का ताल्लुक आपके ज़्यादा टर्नों के साथ है। फैराडे सेकंड लॉ को अगर देखा जाए तो एन डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ई एम एफ या वोल्टेज। तो फैराडे सेकंड लॉ के मुताबिक ट्रांसफार्मर या किसी भी कॉइल के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का इन्हिसार तीन चीज़ों पर होता है, नंबर ऑफ द टर्न्स और टाइम में तब्दीली की शरह और फ्लक्स में तब्दीली की शरह। तो यहाँ हम देख सकते हैं फैराडे सेकंड लॉ के मुताबिक EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड द n इज द नंबर ऑफ टर्न। n हमारे पास है जी नंबर ऑफ टर्न। तो जितनी ज़्यादा टर्नें होंगी कॉइल की उतने ज़्यादा EMF या वोल्टेज पैदा होंगे। बयान करने वाला फैराडे सेकंड लॉ है जी, सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे सेकंड लॉ हमें बताता है कि फ्लक्स में तब्दीली की शरह और टर्नों की तादाद और टाइम में तब्दीली की शरह तीन चीज़ों पर इन्हिसार करता है कंडक्टर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज। तो यहाँ हमने ट्रांसफार्मर के काम करने का तरीका भी देख लिया कि जब उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को हमने मुतग़य्यर मकनातीसी मैदान वाले वोल्टेज दिए वो उसकी सेकेंडरी के साथ टकराए। फैराडे फर्स्ट लॉ के तहत उसके अंदर वोल्टेज पैदा हो चुके हैं और कितने ज़्यादा वोल्टेज पैदा होंगे फैराडे सेकंड लॉ के मुताबिक एन टी फाई ओवर डी टी, जो कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक़ रखता है टर्ने EMF के साथ। तो जितनी हम सेकेंडरी में टर्निंग ज़्यादा कर देंगे उतने उसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। एक आखिरी बात कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास प्राइमरी की टर्नें कम होती हैं और सेकेंडरी की टर्नें ज़्यादा होती हैं। एक और ऑब्जेक्टिव की बात याद रखें कि जब वोल्टेज कम होंगे तो टर्नें मोटी हो जाएंगी, जब वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो टर्नें पतली तार की हो जाएंगी। जब वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो आपकी तार की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, आपकी तार का डाया कम हो जाएगा, आपकी तार की टर्नें बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, जब वोल्टेज कम होंगे तो तार का डाया मोटा हो जाएगा, तार की टर्नें कम हो जाएंगी और तार की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यूं इस तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर फाइनलाइज्ड हो चुका है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर और मेन ट्रांसफार्मर के काम करने के तरीके के मुतालिक पढ़ा है। वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर को पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम ट्रांसफार्मर के स्टेप डाउन और ऑटो ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे और आखिरी तीसरे हिस्से में ट्रांसफार्मर की बनावट के लिहाज से दो किस्में, शेल और बेरी टाइप। तो 3 पार्ट में ये वीडियो होगी। ट्रांसफार्मर और उसकी किस्मों के लिहाज से मुकम्मल समझने के लिए वीडियो के तीनों पार्ट्स देखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।